इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डस्ट ऑफ स्नो पोम दैट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ओके, एट फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हेन डू वी यूज़ द वर्ड डस्ट. डस्ट मीन्स यहाँ लिटरल मीनिंग धूल मत बोलना. डस्ट मीन्स व्हाट? टाइनी पार्टिकल्स, tiny particles of snow. Okay, tiny particles of snow has been or is being referred as dust of snow. So please इसका मीनिंग याद रखना. अब देखो, who has composed this poem? Robert Frost. और आगे हम लोग ये देखेंगे कि why this poem has been composed और इस पोम के थ्रू पोइट क्या मैसेज देना चाहते हैं. ठीक है, तो देखो इस पोम में के थ्रू पोइट ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोगों के लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत छोटी सी इंसिडेंट और बहुत सिंपल सी दिखने वाली इंसिडेंट हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाती है. जैसे कि इस पोम में हुआ, द पोएट वाज वेरी सैड. ओके, इट हैज़ नॉट बीन मेंशन द रीज़न ऑफ हिज सैडनेस, व्हाई ही वाज सैड, बट हाँ ये इस पोम के थ्रू उन्होंने कहा है कि एक बहुत सी सिंपल सी इंसिडेंट हुई और वो इंसिडेंट क्या थी? फॉलिंग ऑफ स्नो. फॉलिंग ऑफ स्नो, बर्फ़ का गिरना. और कहाँ पे? उन पे बर्फ़ का डस्ट ऑफ स्नो उन पे गिरा, उनके शोल्डर पे और उन पे गिरा. और वो एक सिंपल सी इंसिडेंट ने क्या किया? उनका मूड चेंज कर दिया. अब मूड चेंज करने का मतलब क्या चीज़? कि उनका मूड अच्छा कर दिया. ये पोम जब हम लोग नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि अर्लियर हिज मूड वाज नॉट गुड, सम हाउ देयर वाज सम रीज़न बिकॉज ऑफ दैट ही वाज अपसेट. ओके, और सैड. ये तो नहीं पता है क्यों थे, लेकिन ये ज़रूर से पोम में क्लियर है कि इसके इंसिडेंट के बाद फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिम जस्ट चेंज्ड हिज मूड. और ये कैसे हुआ फॉलिंग ऑफ स्नो? इसमें हुआ क्या देखो, इसको मैं समझाऊंगी कि वो कहते हैं कि एक क्रो क्या हुआ कि कहाँ पर आके बैठा? हैमलॉक ट्री पे आके बैठा. कहीं से उड़ते हुए आया और वो हैमलॉक ट्री के ब्रांच पे बैठा. और देखो हैमलॉक ट्री तो वो रीजन बहुत ही ठंडे प्रदेशों में, कोल्ड रीजन्स में वो होते हैं, तो उन पे बर्फ़ बहुत सारे एक्यूमुलेटेड डिपॉजिटेड होते हैं स्नो. अब क्रो कहीं से आया उड़ते हुए और वो ब्रांचेस पे बैठा और उसके ये सिटिंग ऑफ क्रो ऑन द ब्रांच जस्ट कॉज शेकिंग ऑफ द ट्री एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या हुआ? स्नो गिरा पोएट के ऊपर एंड दैट चेंज्ड हिज मूड. तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द वे अ क्रो, वे यानी जिस तरीके से, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी the dust of snow from a hemlock tree. Okay, ये कहते हैं कि the way a crow shook down on me. अब देखो shook down on me का मतलब ये याद रखना कि shook down on me क्या, यहाँ पर दोनों चीज़ें हो जाएंगी कि ब्रांचेस के shook down होने से क्या हुआ? क्या गिरा? ब्रांचेस पे डिपॉजिटेड थे स्नो और उसके ब्रांचेस के शुक डाउन होने से क्या हुआ? पोएट के ऊपर क्या गिरा? डस्ट ऑफ स्नो. और ये डस्ट ऑफ स्नो कहाँ से गिरा? ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री. ओके, और ये इंसिडेंट ने क्या किया? देखो ये लिखते हैं, हैज़ गिवन माई हार्ट. कौन सा इंसिडेंट? फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिम. हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. इससे उनका मूड चेंज हो गया. और ये हमें कैसे पता चलता है कि उनका मूड अच्छे से, मतलब बुरे से अच्छा हुआ? क्योंकि देखो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे. मेरे दिन का कुछ पार्ट, जो कि इस इंसिडेंट ने दिन का कुछ बाकी हिस्सा जो था उसने बचा लिया. कैसे बचा लिया? आई हैड रूड, यहाँ पर देखो, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड. कुछ पार्ट्स तो इनका ऑलरेडी रिग्रेट में बीत चुका था, तो ऑब्वियसली देखो रिग्रेट का तुम्हारे बुक में भी लिखा हुआ है रूड. यहाँ पर देखो लिखा हुआ है हेल्ड इन रिग्रेट. इनका दिन का कुछ समय रिग्रेट में बीत गया था. इससे साफ पता चलता है कि उनका दिन उस दिन मूड अच्छा नहीं था. दैट्स वाई ही टोल्ड कि हैज़ गिवन माई हार्ट. इसने मेरे किस चीज़ को कर दिया? हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड. तो दिन का कुछ पार्ट तो रिग्रेट में इनका बीत गया था, ख़त्म हो चुका था, लेकिन बाकी का दिन का पार्ट था उसको किसने बचा लिया? इस इंसिडेंट ने. ठीक है, सो एक बार इसको रिसाइट कर लेते हैं, ये भी देख लेना, और पोम का रिसाइटेशन करो, ये बहुत ज़रूरी होता है. द वे अ क्रो
shook down on me the dust of snow from a hemlock tree, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Okay? अब देखो इसमें हम लोग देख लेते हैं राइमिंग स्कीम, पोम की राइमिंग स्कीम क्या है। तो देखो लास्ट वर्ड, पोम की राइमिंग स्कीम पता करने के लिए हम लोग लास्ट वर्ड देखते हैं। तो लास्ट वर्ड ऑफ द फर्स्ट लाइन इज क्रो, लास्ट वर्ड ऑफ द सेकेंड लाइन इज मी, लास्ट वर्ड ऑफ द थर्ड लाइन इज स्नो एंड लास्ट वर्ड ऑफ द फोर्थ लाइन इज ट्री। अब देखो क्रो किस वर्ड से राइम कर रहा है, स्नो से, ठीक है। और क्रो के लिए राइमिंग स्कीम जब शुरुआत से शुरू करते हैं तो उसके लिए ए यूज़ करोगे। मी में क्या हो गया, मी इज़ नॉट राइमिंग विथ क्रो, तो मी के लिए तुम बी यूज़ करोगे। अगेन स्नो इज़ नॉट राइमिंग विथ मी, स्नो इज़ राइमिंग विथ क्रो, और क्रो के लिए आपने क्या यूज़ किया था, ए, तो ए लिख दिया। और फिर मी के लिए तुमने कौन सा लेटर यूज़ किया था, बी, एंड ट्री इज़ राइमिंग विथ बी, तो यहाँ पे लिखेंगे बी। सो व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोम, यहाँ पे लिखोगे ए बी, ठीक है। और दूसरे में देखो हार्ट, यहाँ पे लास्ट वर्ड सबका देखते हैं, हार्ट, मूड, पार्ट, रूट। तो ये ऑल दिस 4 वर्ड्स आर neither राइमिंग विथ क्रो नॉट राइमिंग विथ मी और ट्री। सो इसके लिए तुम नेक्स्ट लेटर क्या यूज़ करोगे, इसके लिए यूज़ करना सी, मूड के लिए डी, पार्ट के लिए अगेन सी, रूट के लिए डी। ओके, वन मोर थिंग, कीप इट इन माइंड, जब एग्ज़ाम में एक्सट्रैक्ट बेस्ट क्वेश्चन ये आते हैं और इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन स्टैंजाज आपको दिया जाता है और उसका राइमिंग स्कीम कुछ भी पूछे तो राइमिंग स्कीम हमेशा ए बी ही लिखोगे, सी डी मत लिखना, क्योंकि आपको एक ही स्टैंजा दिया गया। ओके, चलो।